So hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th and 13th of March 2024. मेनली हम 13 तारीख का आज न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। 12 की भी मैं आपको एडिटोरियल्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो दिखा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को, और आज के न्यूज़पेपर पे हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं वो उसकी मैं थोड़ी सी आपको एक झलकी दे दूं। सबसे पहले हम दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका CSAT का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मैप आज हम देखेंगे तो मालदीव्स का मैप देखेंगे। विल सी द मैप ऑफ मालदीव्स। हमारी फोर्सेस को वहाँ से हटाया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा बनता है कि एक बार वहाँ पर देख लें, समझ लें, है ना, कि क्या है। इसके अलावा हम चीज़ें जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं न्यूज़ आर्टिकल्स ऑफ द डे दोनों दिनों के, प्लस इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल्स थे, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स कौन कौन से सेक्शन के हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, है ना। जिसमें इन्फ्लेशन के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में हम जानेंगे, ईरान, ओपेक प्लस, IEA एडिटोरियल्स, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सिटीजनशिप पे ही बेस्ड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रूल्स दैट हैव बीन मेड नाउ। तो उसके लिए सिटीजनशिप पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल इन इंडिया। दूसरा कह रहा है अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट अगर बनना है तो केवल आपको यू कैन ओनली बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, है ना। तीसरा कह रहा है कि अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब किसी को अगर एक बार आपने सिटीजनशिप ग्रांट कर दी तो फिर आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टेंस में। आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि करेक्ट है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 नन। मतलब कि एक ही स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट सही है, या एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने लोग थे जिनके वाकई में ईमानदारी से सही था, ठीक है ना। और एक और चीज़ कर लीजिएगा, लाइक कर लो यार वीडियो को, है ना। लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। आप लोग पता नहीं क्यों इसमें चोरी करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है एक ही स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत हैं। कौन कौन से 2 गलत है? सेकंड, थर्ड गलत है। देखो नेचुरलाइज सिटीजन है तो भी बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट, जरूरी नहीं कि सिटीजन बाय बर्थ ही बनेगा, तो नेचुरलाइज सिटीजन भी बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट। तो दूसरे स्टेटमेंट इसलिए गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि नहीं, एक बार दे दी तो भी डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजन को। बहुत सारे केसेस होते हैं, मतलब अगर आप दूसरी कंट्री में 2 साल के लिए जेल में बंद हो तो आपको डिप्राइव किया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं, तो इसका आंसर है ये। अब यहाँ पे देखो 5 तरीके होते हैं इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। 5 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो बाय बर्थ है, दूसरा है बाय एक्विजिशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तीसरा है बाय डिसेंट, चौथा है बाय रजिस्ट्रेशन, 5वां है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय बर्थ में अलग अलग 3-4 कंडीशन है कि इस तारीख को पैदा हुआ, इस तारीख को पैदा हुआ, वो आप देख सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब है कि अगर इंडिया का कोई पार्ट बन जाता है, कोई स्टेट या कोई टेरिटरी पार्ट बन जाता है इंडिया का, देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट विल डिक्लेयर इट एज अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया बाय ग्रांट इशूइंग ऑफिशियल गेजेट, है ना। तो जब ऑफिशियल गेजेट में इशू होता है ना किसी पार्ट के बारे में कि नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसके साथ वहां के सारे सिटीजन जो हैं वो भी दे बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बाय डिसेंट मतलब आप कहीं से आए, किसी दूसरी कंट्री से आए, तो उसमें भी अलग अलग डेट्स हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक आए, इस तारीख से इस तारीख तक आए, फिर इसके आपके एक पेरेंट अगर है, 2 पेरेंट हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब कि अगर मान लो आप 7 साल से भारत में रह रहे हो, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया बाय 7 ईयर्स, और उसमें अलग अलग 3-4 केसेस हैं, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेचुरलाइजेशन पहले तो ऐसा था कि मतलब 14 सालों में से 11 साल आपको रहना पड़ता था और 1 साल इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग, मतलब 12 साल की कंडीशन हुआ करती थी। हालांकि जो CA 2019 अमेंडमेंट हुआ है वहां से वो घट करके 6 साल हो जाएगा, ठीक है ना। दैट विल रिड्यूस टू 6 ईयर्स। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नेचुरलाइजेशन। फिर नेचुरलाइजेशन में अलग अलग कंडीशन है कि मतलब आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो दोनों चीज़ें याद रखिएगा
कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के जो मैंने आपको तरीके बताए कि बाय बर्थ, बाय ये आपको सिटीजनशिप एक्वायर करने के तरीके बताए। फिर अब 3 तरीकों से सिटीजनशिप जा भी सकती है। जाने के तरीके कौन कौन से हैं? 3 है, आर, टी और डी। आर मतलब कि रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब कि आपको, जैसे आप अगर इंडियन सिटीजन हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हो कि आप डिक्लेरेशन दे सकते हो कि नहीं भैया, अब मैं जो है इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो रिनंसिएट कर रहा हूँ। रिनंसिएट मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ ये सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो दैट इज द केस, ठीक है। तो 18 साल की एज के बाद आप ये कर सकते हो, अटेनिंग फुल एज। सिटीजनशिप के केस में जो फुल एज है वो 18 साल की एज है ना। और जैसे ही आपने रिनंसिएट किया ना, तो आपके जितने भी माइनर चाइल्ड हैं, माइनर चाइल्ड, वो भी इंडियन सिटीजन नहीं रह जाएंगे। हालांकि 18 साल होने के बाद वो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, लेकिन इन दैट केस जब तक वो माइनर है, मतलब 18 साल से कम है, तो फिर वो उनकी सिटीजनशिप भी चली जाएगी अगर आप रिनंसिएट करते हो तो। दूसरा होता है टर्मिनेशन, मतलब कि सपोज करो आपने रिनंसिएट नहीं करी, लेकिन आपने वॉलंटरीली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, मतलब आप स्पेन गए, स्पेन की सिटीजनशिप ले ली, तो फिर आप बेसिकली ये माने जाओगे कि आपने वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप छोड़ी है और वो टर्मिनेट हो जाएगी आपकी सिटीजनशिप। अब लेकिन ये जो प्रोविजन है ना टर्मिनेशन का, ये वॉर के टाइम पे नहीं काम करता है, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू द टाइम्स ऑफ वॉर, है ना। और इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर लॉ एंड पर्सन हैज एक्वायर्ड सिटीजनशिप इन अदर कंट्री, इट इज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, ठीक है ना। तीसरा जो मेथड है वो है डिप्राइवेशन। अब डिप्राइवेशन मतलब कि कंपलसरी टर्मिनेशन होता है कई बार। कंपलसरी टर्मिनेशन मतलब कि मान लो सिटीजनशिप आपने फ्रॉडुलेंट तरीके से या फ्रॉड के माध्यम से अपनाई है, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपको कंपलसरीली टर्मिनेट कर सकती है आपके सिटीजनशिप को। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिटीजनशिप ले भी ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है, कितना कितना बढ़िया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो भी आ जाएगा। ये चौथा पॉइंट अगर आप पढ़ो कि अ सिटीजन हु हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के भीतर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में 2 साल तक के लिए भी इम्प्रिजनमेंट हुआ है आपको, तो आपकी सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। तो जो कोई केस था ना पिछला वाला क्वेश्चन जो था, वहां पर इसका यही आंसर है। अब आज के लिए आपका सीसैट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना, आंसर बताना। ए कैन डू अ वर्क इन 15 days। एक ए नाम का बंदा है जो कि 15 दिनों में काम कर सकता है। बी जो है वो 20 दिन में वही काम कर सकता है। अगर दोनों साथ में काम करें तो अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं और 4 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम बचा हुआ है, ठीक है ना। आपको बताना है ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी 20 दिन में वही काम कर सकता है, दोनों साथ में 4 दिन अब काम करते हैं, तो आपको बताना है कि बचा कितना काम है, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आते हैं फ्रंट पेज में। जो पहली न्यूज़ है वो है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले ही। तो अब यहाँ पर क्या है कि इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन के बारे में आ रही है न्यूज़। इन्फ्लेशन अब क्या है, अब ये ऑथर का कहना है कि भैया इन्फ्लेशन जो है वो एक्टिव है और 5.1 के आसपास है और फूड प्राइस जो है वो अपने राइज पे है। सबसे पहली बात 2-3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है भारत भैया, 4+-2% होती है। हर 5 साल में डिटरमाइन किया जाता है टारगेट कितना है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिटरमाइन करती है अपनी पॉलिसीज, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती है। अच्छा ये पता है ना, मॉनेटरी पॉलिसीज बैंक के लिए होती है, जो फिस्कल पॉलिसीज यूज होता है ना टर्म फिस्कल पॉलिसीज, वो गवर्नमेंट के लिए यूज होता है कि गवर्नमेंट मान लो सब्सिडी दे रही है या कुछ और कर रही है, तो इस तरीके से जब चेंजेस करने की कोशिश करती है उसको फिस्कल पॉलिसीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। अब आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन दिख रहा होगा भैया, जो ये ग्राफ है उसमें कर्व्स दिख रहे होंगे। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन टारगेट करना चाहे इस चीज में, तो वो कैसा बोलेगा कि 2022 से 2024 तक इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली राइज हुआ है। तो आप जैसे ग्राफ में देखो तो क्या कंटिन्यूसली राइज हुआ है? नहीं हुआ है। अगर बोलता है कि 2022 से 2024 तक इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली गिरा है, ऐसा भी नहीं हुआ है, ना बढ़ा है ना गिरा है डायरेक्टली, मतलब कि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राफ से हमको ये सूचना मिलती है, तो ये आप थोड़ा ज़रूर दिमाग में रखा करिए। अच्छा, इंडिया में इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है वो WPI पे कैलकुलेट होता है कि CPI पे? तो ये बहुत ही सिंपल जवाब है, CFPI यानी कि CPI पे। CPI ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं वैसे, और CFPI मतलब उसका फूड कॉम्पोनेंट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है हालांकि।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में निकाला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन, एक होता है आपका कोर इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो मतलब आपका टोटल इन्फ्लेशन कितना है इकोनॉमी में। टोटल इन्फ्लेशन मतलब कि इसमें फूड भी इंक्लूड होगा और इसमें फ्यूल भी इंक्लूड होगा, है ना। कोर इन्फ्लेशन में फूड इंक्लूड नहीं होता और फ्यूल इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि कोर इन्फ्लेशन आपको सिर्फ नॉन वोलाटाइल चीज़ों का देखा जाता है। फूड और फ्यूल चूंकि वोलाटाइल होते हैं इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता उसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए अगर बीच में खांसी आती है तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, है ना। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ, बट मेरे पास इतना समय रहता नहीं कि मैं पूरा वीडियो एडिट कर सकूँ और ये सारी चीज़ें कर सकूँ, तो इसलिए मुझे एज इट इज़ डालना पड़ता है ना। अदरवाइज़ मैं ही बहुत चाहता हूँ कि वीडियो एडिट करके डालूँ और जो भी आप लोग को बेस्ट पॉसिबल हो सके वो प्रोवाइड करूं। बट चूंकि मेरे पास इतना बिल्कुल समय नहीं है कि मैं एडिट करूं और किसी टीम पे मुझे भरोसा है नहीं, तो मैं इसीलिए काम जो करता हूं खुद करता हूं और आप लोग को जो बेस्ट हो सकता है वो देने की कोशिश करता हूं। अब यहाँ पर देखो, सिटीजनशिप कम्स अंडर द डोमेन ऑफ सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो रोल इन सीएए इंप्लीमेंटेशन। अब ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने कहा कि सीएए तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। तो अब क्लैरिफिकेशन सेंटर ने ये दिया कि भैया सेंटर का मैटर है सिटीजनशिप, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है। जो लॉ बनेगा वो सेंटर से बनेगा और आपको एज इट इज उसको मतलब मानना भी पड़ेगा। ये भी एक चीज़ है। थोड़ा सा मैं 12 तारीख की एक न्यूज़ में आपको वो लाना चाहता हूँ, हालांकि हमने बनाया नहीं था। तो सिटीजनशिप के रूल्स नोटिफाई हुए थे, यही चीज़ न्यूज़ में थी। थोड़ा सा इसके ये बारे में जानना जरूरी है। याद रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्ट फैसिलिटेट करता है सिटीजनशिप फॉर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज से जो वहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं। वो कौन कौन से मैं आपको बताऊँगा, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 कंट्रीज से आने वाले 6 कम्युनिटी के लोग, वो 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं? तो हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड जैन। मतलब वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं वो अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप के लिए तो सीए उनके लिए है, ठीक है ना। इन 3 कंट्रीज के लिए ही है, 6 कम्युनिटीज के लिए है। डेडलाइन जो दी गई है यहाँ पे अभी वो दी गई है आपकी दिसंबर 2014 की। द डेडलाइन इज 31 दिसंबर 2014। कौन सी डेडलाइन है? याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन दी गई है, ठीक है ना। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। आगे अगर मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, CAA अप्लाइज टू दीज कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम दीज लोकेशंस एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव एंटर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2014। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है, मोबाइल ऐप है जहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको 6 अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से आप चूज कर सकते हो, जिसमें प्रूफ ऑफ कम्युनिटी, डेट ऑफ एंट्री टू इंडिया एंड पेरेंटल डिटेल्स ये है आपको इस तरीके से प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट में जो कि आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है और एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है। 2 कम्युनिटीज हैं वैसे, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, दूसरा एक एम्पावर्ड कमेटी है। और फिर जो फाइनल कमेटी है उसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ द सेंसस ऑपरेशन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो फाइनल डिसीजन है वो कौन कर रहा है? डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशन जो है वो है, जिसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब वो कौन खाना करें आज हम बताएंगे, ये उस दिन नहीं आया था इसलिए मैं आपको उस दिन के हिसाब से बता रहा हूँ। आज क्या है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा याद रखिएगा 2-3 चीजें हैं कि सीए जो है वो एग्जेम्प्ट करता है, जो ये 6 कम्युनिटीज के लोग हैं ना उनको एग्जेम्प्ट करता है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा अगर वो सिटीजनशिप लेते हैं तो भी, अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। तो कोई भी उनके ऊपर केस नहीं चलेगा इन दोनों एक्ट्स के अंतर्गत, फॉरेनर एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920। इसके अलावा जब आपको सिटीजनशिप मिलेगी तो ओथ ऑफ एलिजियंस लेना पड़ेगा, है ना। एंड नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स इसमें एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो 6th शेड्यूल के स्टेट्स हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, यहाँ ये भी एग्जेम्प्टेड एरियाज हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा याद रखिएगा कि रूल्स का बहुत पहले से इंतजार था, वो चीज़ अब कर दी गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग, है ना।
यहाँ आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब आज के न्यूज़ आर्टिकल में जो चीज़ें आई हैं वो मैं और ऐड कर देता हूँ। तो 12 तारीख का भी एक न्यूज़ आर्टिकल हो जाएगा और आज का न्यूज़ आर्टिकल देखो दिखाएगा, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द एम्पावर्ड कमिटी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द सेंसस ऑपरेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। ये हर स्टेट में बनेगा। इसमें अब मेंबर कहाँ कहाँ करेंगे, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर रहेंगे, पोस्ट इंडियन पोस्ट के मेंबर जो पोस्ट मास्टर जनरल है वो रहेंगे, एनआईसी के मेंबर ऑफिशियल हो सकते हैं एम्पावर्ड कमेटी में, ठीक है ना। इसके अलावा डीआरएम जो रहेगा वो स्पेशल इनवाइटी रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी रहेगी, जिसमें कि जिसको हेड कौन करेगा, सुपरिंटेंडेंट। अब ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, ठीक है ना। एंड इसमें एक नायब तहसीलदार रैंक ऑफिसर भी रहेगा इन दैट केस, है ना, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे। और ये लेकिन याद रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि जो नायब तहसीलदार है, केवल स्पेशल इनवाइटी कैटेगरी में रहेगा, इनवाइटी उसमें रहेगा। डिसीजन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहेगा। ये पोर्टल बनाया गया है इंडियन सिटीजन्स MP ऑनलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द पोर्टल विच इज देयर .nic.in, है ना। तो यहाँ पे आप जा करके 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले 50 रुपये लगेगा। एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट सही लगते हैं तो फिर आपको फिर ओथ ऑफ एलिजियंस देना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। एंड ये डेट है जो कि यहाँ पे है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ओवरऑल CA एग्जेम्प्टेड एरियाज और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो इसी बेसिस पे करता हूँ कि आपका कुछ भी ना छूटे फ्रॉम द UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे आप देखिए, पोखरण विटनेसेस टू सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी सेज प्राइम मिनिस्टर। हुआ क्या है, हुआ ये है कि इंडिया ने की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है भारत शक्ति। वो पोखरण राजस्थान में हुई है, भारत शक्ति नाम की एक्सरसाइज। ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें लाइव दिखाया गया था इंडिया की फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइजेस को। भारत शक्ति याद रखिएगा कहाँ पर है, ये पोखरण में हुई है, पोखरण राजस्थान में है। इट्स नोन एज द त्रिवेणी ऑफ आत्मनिर्भरता, है ना। तो त्रिवेणी मतलब कि ट्राई जंक्शन है, आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का और ग्लोरी का, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने दिखाई, तो हमने सिनर्जाइज्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस दिखाए। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का मतलब है कि हमने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कंबाइंड एफर्ट्स दिखाए इन द लैंड, इन द एयर, इन द सी एंड इन द साइबर स्पेस ऑल्सो, है ना, एंड इन द स्पेस डोमेन ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ें हमने दिखाई। एंड इसमें हमने धनुष और सारंग, जो ये आर्टिलरी गन्स है, आर्टिलरी गन्स याद रखिएगा, धनुष और सारंग जो है वो आर्टिलरी गन्स हैं। आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम दिखाया, लॉजिस्टिक ड्रोन दिखाए, रोबोटिक म्यूल्स दिखाए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस हमारे यहाँ वो दिखाया, एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिखाए। तो ये हमने इंडिया की पूरी पावर्स जो है वो शोकेस किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज देखो, पैनल रिकमेंड्स लॉ टू रेगुलेट बिग टेक फर्म्स, ठीक है ना। बिग टेक फर्म्स जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, ये सब आपके बिग टेक फर्म्स हो गए। अब ये कौन सी कमेटी है, तो कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ एक बनाई गई थी। कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ किसके द्वारा बनाई गई थी, कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बनाई गई थी। उसने कहा है कि बिग टेक फर्म्स यानी कि जैसे गूगल, मेटा है, इनको रेगुलेट करने के लिए एक नए एक्ट की आवश्यकता है, एक नए लॉ की आवश्यकता है। उस लॉ का नाम क्या रखा जाएगा, उस लॉ का नाम रखा जाएगा डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट। याद रखिएगा, देखो लिखा भी है, इट recommends the creation of a new law which will be known as the Digital Competition Act। और इस डिजिटल कंपटीशन एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज रहेगा, वो क्लॉज रहेगा रिगार्डिंग SSDE यानी कि सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेस, सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल इंटरप्राइजेस। जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर में पता होगा एक टर्म होता है DSIB यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डोमेस्टिकली सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इसमें 3 बैंक्स आते हैं, पहला है SBI, दूसरा है ICICI, तीसरा है HDFC, है ना। 3 ही बैंक्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से जो डिजिटल कंपटीशन एक्ट है उसमें ये सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस ऐड किए जाएंगे और इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा। याद रखिएगा, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा कि जो फर्म्स हैं वो खुद ही डिटरमाइन करेंगी कि वो सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस है या नहीं। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा, उनके
एसेंशियल सर्विस, कोर डिजिटल सर्विसेज को देखते हुए, उनके यूजर बेस को देखते हुए और उनके टर्नओवर को देखते हुए, वो खुद ही बताएंगे, है ना। अब आप जब सेल्फ सेग्निफाई, अब मान लो कोई फर्म सही से नहीं सेल्फ डेजिग्नेट करती है तो फिर चेकिंग होगी और फिर उसके ऊपर आपका फिर फाइन लगाया जाएगा, ठीक है ना। द इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। तो अभी तो रिकमेंडेटरी फॉर्म है, लेकिन हाँ रिकमेंडेशन अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो काफी इंपैक्ट कर सकता है ये टू द बिग टेक फर्म्स लाइक गूगल एंड मेटा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। अगला न्यूज है, देखो, ड्रग रेगुलेटर वॉर्न्स अबाउट मेरोपेनम एंड डाइसोडियम। ये दो दवाइयां हैं, मेरोपेनम एंड डाइसोडियम, उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले तो CDSCO याद रखिएगा, आपको पता है कि ये जो नोडल एजेंसी है एक तरीके से ड्रग्स के अप्रूवल के लिए, वो है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसने कॉशन दिया है कि भैया आप जो नई ड्रग्स हैं, जो न्यू ड्रग्स की कैटेगरी हैं, उनका मैन्युफैक्चर ना करें जब तक कि वो अप्रूव ना हो जाए। मतलब कि CDSCO चूंकि अप्रूवल अथॉरिटी है, CDSCO ही अप्रूवल अथॉरिटी है फॉर द न्यू ड्रग्स। वो कह रहा है कि भैया नई ड्रग्स को जब तक वो अप्रूव नहीं करता तब तक आप मैन्युफैक्चर ना करो। ऐसा देखने में आया है कि जो कई लोग हैं, जैसे मेरोपेनम है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है मेरोपेनम, और डाइसोडियम जो है वो है टू ट्रीट द कैल्शियम ओवरलोड, है ना। कैल्शियम जब ज्यादा हो जाता है तो उसको सही करने के लिए डाइसोडियम का यूज करते हैं। तो दे आर द न्यू ड्रग्स विच आर स्टिल इन द टेस्टिंग फेज, एंड उनको अभी अप्रूवल CDSCO ने दिया नहीं है, पर इनका मैन्युफैक्चरिंग कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो दैट हैज बीन रेज्ड बाय दिस आर्टिकल। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं डाइसोडियम। ये देखो कमिटी वाली न्यूज ये थी, आप एक बार पढ़ लेना, एडिटोरियल डाल चुका हूं मैं, तो आप पढ़ सकते हैं। CDSCO के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, जैसे कि न्यूज़ में क्यों था, पहले तो हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। तो न्यूज़ में क्यों था भैया, तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिस इज वार्निंग इशू की है ये सारे रीजन के कारण। अब मेरोपेनम हो गया एंटीबायोटिक और डाइसोडियम हो गया कैल्शियम ट्रीटमेंट के लिए, है ना। और रूल क्या बोलते हैं कि भैया न्यू ड्रग जब तक अप्रूवल ना हो जाए CDSCO से तब तक आप उसको मैन्युफैक्चर या वो ना करें, है ना। और ये ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन के लिए ही है। आप CDSCO के बारे में अगर बताऊं तो ये आता है आपका, इट इज अ सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। काम क्या क्या करती है, काम है इसका अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स करना, स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग ले डाउन करना, कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड ड्रग्स इन द कंट्री, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज फॉर द स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। ये सारे काम CDSCO ही करती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यहाँ पे याद रखिएगा, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है वो हेड करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द CDSCO ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो हेड कौन करता है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया याद रखिएगा। एक्ट याद रखिएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी अगेन। इंडिया वॉज द टॉप आर्म्स इंपोर्टर इन 19 to 23, 2019 से 2023 के बीच में जो टॉप इंपोर्टर रहा है आर्म्स का वो इंडिया रहा है। अब ये रिपोर्ट कौन निकालता है, तो एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका नाम है SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पर काम क्या करता है कि वॉर के लिए कौन कौन आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है वो निकालता है ना। पीस फैलाने का काम नहीं करता, ये निकालता है कि भैया किसने कितने हथियार खरीदे। मतलब देखो बिल्कुल ही 1984 में जो जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पीस है जो कि वॉर से डील करती है ना, तो उसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ पीस रहती है जो कि किससे डील करती है, वॉर से। तो वैसे ये SIPRI है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन डील कर रही है आर्म्स से, एक्सप्लॉइटर्स से, इन सब चीज़ों से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। वो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है आपको जानने के लिए, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला इंट्रा ग्रुप कास्ट वेरिएंसेस इक्वालिटी एंड द कोर्ट्स गेज। ना बहुत प्यारा आर्टिकल है, सुहृत पार्थ सारथी का आर्टिकल है। मद्रास हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो सुहृत पार्थ सारथी, बहुत प्यारा आर्टिकल है। एक्चुअली 7 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, जो कि एक मैटर है, देख रही है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। अच्छा, पंजाब ने किया क्या, पंजाब ने ये किया कि जो SC की लिस्ट थी आर्टिकल 341 के अंतर्गत, जो लिस्ट आती है आर्टिकल 341 के अंदर, उस लिस्ट में लेकर उस लिस्ट को प्रेसिडेंट बनाता है ना, प्रेसिडेंट के नाम से बनती है वो लिस्ट SC STs की।
तो उसमें पंजाब ने क्या किया, उसमें जो दो कम्युनिटीज़ थी, मतलब एससी कम्युनिटी के अंदर की भी दो कम्युनिटी जो थी, एक तो वाल्मीकि और दूसरा मजहबी सिख जो थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है ना, मतलब सब क्लासिफिकेशन एक तरीके से किया है। तो ये मैटर जो है वो सब जुडाइस है और ये इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नाउ, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज द देवेंद्र सिंह केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करेगी वेदर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ दिस पावर और नॉट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है भी सब कैटेगराइजेशन की कि नहीं है। तो दिस इज द बिग थिंग। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक केस था 2004 का, ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो लिखा ना 2004 का केस था, ईवी चिन्नैया वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे 5 जज बेंच ने क्वैश कर दिया था आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को। शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया एक बात बताओ, प्रेसिडेंट केवल नोटिफाई कर सकता है अगर, तो आप कैसे इसको इसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है ना। यू शुड नॉट चेंज दिस एंड दैट, है ना। एंड यहाँ पे ये लिस्ट केवल मॉडिफाई कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, ओनली द पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई। तो ये ऑलरेडी चिन्नैया केस जो है 2004 का, उसमें ये चीज हो चुका है, ठीक है ना। पंजाब में भी यही चीज हुआ था, पंजाब में पहले ये चीज क्वैश कर दी गई थी, लेकिन पंजाब ने फिर 2006 में पंजाब का शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 पास किया था, जहां पे वाल्मीकि और मजहबी सिख को उन्होंने फिर से प्रेफरेंस दी थी, है ना। और हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन फिर से जो है वो अपील गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको अपील को देख रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा क्या मैटर है। वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड भी है, वहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे लिखा भी है सॉरी, सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। तो जो मेन है, एक है सब क्लासिफिकेशन के लिए है। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला है सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या होता है, लिस्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जो ऑथर का कहना है वो ये कहना है कि पंजाब ने लिस्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। मेन चैलेंज क्या होता है, चैलेंज ये होता है कि आर्टिकल 341 में प्रेसिडेंट ऐड कर सकता है, यानी कि पार्लियामेंट ऐड कर सकती है। तो भाई पंजाब गवर्नमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर रही है, वो तो केवल जो उसमें कम्युनिटीज एडेड हैं उनमें प्रेफरेंस दे रही है। और यही चीज तो मोटिव है गवर्नमेंट का कि जो बैकवर्ड है उनको आगे लाना है। भैया मोटिव आपका यही है। और यहां पर आप स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हो कि नहीं, यू हैव नो से इन आर्टिकल 341, तो यहां पर एक तरीके से आप पावर ले रहे हो ना उनकी। तो दिस इज व्हाट हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अब वहीं पे जो अगेंस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, इस लिस्ट में जो भी करेगा वो आर्टिकल 341 के अंतर्गत सेंटर यानी कि पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना। अब इस वर्डिक्ट का बहुत सिग्निफिकेंस होने वाला है, बिकॉज दैट विल क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ द स्टेट पावर इन इंप्लीमेंटिंग द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। कि भैया स्टेट के पास कितनी पावर है अगर वो अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि जो बैकवर्ड है उनको ऊपर लाने में क्या क्या एक्शन कर सकती है, ठीक है ना। तो वो डिटरमाइन है। दूसरा चीज, किस तरीके से सोशल जस्टिस अचीव किया जा सकता है वो भी डिटरमाइन करेगा ये आर्टिकल, है ना। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये जजमेंट होने वाला है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं। दूसरा एडिटोरियल है अ न्यू सेंस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज डोमिनेटिंग। अब यहां पर ऑथर ने क्या बोली है, देखो दो चीजें बोली है। ऑथर ने कहा कि एक जो है थोड़ा जो पुराने अर्बनाइज्ड टाउन थे और एक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अर्बनाइजेशन है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। कैसे दोनों का अलग अलग मीनिंग है? ऑथर ने कहा कि भैया अब जो डेवलपमेंट है या अब जो अर्बनाइजेशन है उसका फोकस रिलीजियस सेंटर्स पे ज्यादा है। द फोकस हैज नाउ शिफ्टेड टुवर्ड्स द रिलीजियस सेंटर। जैसे कि प्रेजेंटली अगर आप पार्लियामेंट बिल्डिंग का देखो तो गौमुख एंट्रेंस और ये सारी चीजें बोली गई। इसके अलावा अगर आप राम मंदिर को देखो, राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन देखो। ऑथर ने कहा कि नाउ द रिलीजन इज गेटिंग मिक्स्ड विद द पॉलिटिक्स। जो ऑथर का मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि रिलीजन इज नाउ बीइंग मिक्स्ड विद द पॉलिटिक्स, जो कितना ज्यादा नहीं हुआ करता था पहले, ठीक है ना। ये नहीं कि देखो खर्चा करने में या मंदिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर का ये कहना है कि द प्रॉब्लम इज पॉलिटिक्स इज नाउ बीइंग मिक्स्ड विद द रिलीजन एंड दैट इज द वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि भाई अगर आप हिस्टोरिकल टाइम्स में देखें, अगर आप पीछे का समय देखें, तो जो डेवलपमेंट था या अर्बनाइजेशन था वो डिपेंड करता था इंडस्ट्री पे, वर्क में, है ना, कि क्या किस तरीके से। उनको कॉलोनियल टाइम्स की बात बोल दिया उन्होंने।
मॉडर्न में है, मॉडर्न सिटीज़ जो हैं उनमें कल्चर ऑफ एक्सचेंज है, आर्ट है, रिक्रिएशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है। बट जो नया न्यूएस्ट मॉडल है वहाँ पे पिलग्रिमेजेस को, रिलीजियस आइडेंटिटी को, रिलीजियस सेग्रीगेशन को, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। एंड ये चीज़ जो है हो सकता है कि आगे आने वाले जो स्पेस है उसमें और ज़्यादा रिलीजियस सेग्रीगेशन को बढ़ावा दे, ठीक है ना। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि फोकस जो है अब वो सोशल गुड पे नहीं है, मतलब वो अर्बन डेवलपमेंट, सोशल गुड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना होके वो किसी और चीज़ पे फोकस चला गया है ना। और क्या हमको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें चाहिए उन पे फोकस हट गया है और रिलीजियस पिलग्रिमेज स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। सॉरी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कुछ चीज़ें जो लिखी हैं, मैं आपको बता दूँ। देखो, Cities should not just be the center of workplaces but center of यात्रास, pilgrimages and so on। तो ऑथर ने कहा कि जो मॉडर्न सिटीज़ का अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है वो कह रहा है कि भैया केवल सिटीज़ वर्क प्लेस का सेंटर ना रहें, वो सेंटर ऑफ यात्रा, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेजेस, ये सब भी रहें, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो एक ये रिवाइवलिज्म हो रहा है किस चीज़ का, फेथ का, है ना, रिवाइवलिज्म ऑफ फेथ, रिवाइवलिज्म ऑफ रिलीजन इन द अर्बन स्पेसेस, रिवाइवलिज्म इन द अर्बन स्पेसेस। तो ये भी ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि अब जो रिलीजन है इट इज नाउ बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड पब्लिकली एज अ सोशल फिनोमिना। रिलीजन को एक सोशल फिनोमिना बना दिया गया है, जबकि रिलीजन बड़ा ही प्राइवेट फिनोमिना था। इट वाज अ प्राइवेट फिनोमिना। आप अपने पर्सनल स्पेस में रिलीजन को फॉलो करते हो, बट ऑथर सेज कि नाउ द रिलीजन हैज बीन मेड अ वेरी सोशल फिनोमिना, है ना, इसको सोशल के साथ जोड़ दिया गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सारी चीजें आपने सीख ली होंगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। हाउ अ न्यूक्लियर वेस्ट इज जनरेटेड। अब यहां पर बात चल रही है भैया न्यूक्लियर वेस्ट की, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग अचीव की थी, है ना। आपको मैंने बताया भी था कि कोर लोडिंग अचीव की है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, जिसमें कि यूरेनियम स्टेज 2 होता है, जो कि आपका न्यूक्लियर वेपनरी में जो स्टेज 2 होता है, जिसमें आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ करते हो एज अ फ्यूल, यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ करते हो। तो ऑथर ने यहाँ पे बात की भैया देखो, अब जो न्यूक्लियर वेस्ट है विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द फिजन, होता क्या है कि जितना भर फिजाइल मटेरियल है उसका तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो फिजाइल मटेरियल की, है ना। लेकिन जो नॉन फिजाइल मटेरियल होता है ना, जब फ्यूल का आप यूज़ करते हो तो उसमें कुछ पार्ट नॉन फिजाइल बचता है, तो जो नॉन फिजाइल पार्ट है ना वही वेस्ट है ना। और मेजरली इस वेस्ट को स्पेंट वेस्ट कहते हैं, स्पेंट फ्यूल कहा जाता है। इसमें अनयूज्ड यूरेनियम, रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट जो होते हैं फिजन के, वो रहते हैं। अब रेडियो एक्टिव बाई प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आज के न्यूज़ आर्टिकल में निकला भी है। तो जैसे कि बैरियम हो गया एंड क्रिप्टॉन हो गया, बैरियम 144 और क्रिप्टॉन 89, देखो लिखा है ना, बैरियम 144, क्रिप्टॉन 89 जो है ये डेब्री कहलाता है। ये बेसिकली फिजाइल नहीं होता, है ना, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ना। तो ये जो होते हैं एक स्पेंट फ्यूल का पार्ट होते हैं और ये बन जाते हैं क्या, न्यूक्लियर वेस्ट। बैरियम 144, क्रिप्टॉन 89 ये बन जाते हैं क्या, न्यूक्लियर वेस्ट बन जाते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है एंड इट नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द फैसिलिटीज रीइंफोर्स्ड टू प्रिवेंट लीकेज और कंटामिनेशन ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल इसको इस तरीके से रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ मेथडोलॉजीज बताई, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, जैसे कि एक टेक्निक होती है आपका रीप्रोसेसिंग का। रीप्रोसेसिंग इज द नेम फॉर द टेक्नोलॉजीज दैट सेपरेट फिजाइल फ्रॉम द नॉन फिजाइल मटेरियल इन द स्पेंट फ्यूल। ना स्पेंट फ्यूल में से फिजाइल नॉन फिजाइल को अलग करने का काम होता है। और इंडिया में जो आपकी रीप्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं, देखो रीप्रोसेसिंग प्लांट हमारे ट्रॉम्बे में है, तारापुर में है और कलापक्कम में है। ट्रॉम्बे, तारापुर एंड कलापक्कम में है। दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा ऑथर ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि एक स्पेशल जियोलॉजिकल डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब कि वेस्ट को आप सील कर दो स्पेसिफिक स्पेशल कंटेनर्स में, फिर आप उनको बरी करो अंडरग्राउंड में, ग्रेनाइट में और क्ले में। बट ऑथर ने कहा कि इसके एक निगेटिव इंपैक्ट ये कि अगर मान लो नियर बाय डिगिंग एक्टिविटी होती है ना, तो वहां से फिर इसको इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने वही कहा कि अब स्टेज 2 में हम चूंकि पहुंच चुके हैं, तो जो वेस्ट का प्रकार है वो भी डिफरेंट होगा और अब हमको और ज़्यादा रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। जो हमारा वेस्टेज मैनेजमेंट है उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं, मूव करते हैं। तो अगली न्यूज़ है ईरान, रशिया एंड चाइना
शो देयर स्ट्रेंथ इन द गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज की है गल्फ ऑफ ओमान में ईरान, रशिया और चाइना ने। अब देखो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है आपका मैराइन सिक्योरिटी बेल्ट 2024, ठीक है ना। इस ड्रिल का नाम क्या है, मैराइन सिक्योरिटी बेल्ट, मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट, ये आपका है 2024 की एक्सरसाइज है ना। एंड यहाँ पर रशिया, चाइना और ईरान जो है ये यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसमें अजरबैजान, कजाकिस्तान, ओमान, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका ऑब्जर्वर हैं। इस ड्रिल के ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, तो इसमें अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, ओमान, पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान क्यों है पता नहीं, अपनी ब्रेड का, रोटी का इंतज़ाम कर नहीं रहा है, वहाँ ऑब्जर्व कर रहा है बैठ के। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो एक न्यूज़ और है, मुझे याद है, इसमें मैंने अलग से आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया है। हिजबुल्लाह के बारे में एक तो बता दूं आपको। हिजबुल्लाह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लेबनीज़ ओरिजिन है, यानी कि लेबनान में बना है इसका फॉर्मेशन, और ये इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बनाया गया था हिजबुल्लाह ग्रुप को। याद रखिएगा ये जो ग्रुप है इसको बैक कौन करता है, चूँकि ये शिया मुस्लिम्स हैं, इस्लामिस्ट ग्रुप है, इसको बैक करता है ईरान, बैक करता है ईरान के साथ, ये अपने आप को वो करते हैं और इजराइल के अगेंस्ट है हिजबुल्लाह। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा ड्रिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओपेक, ओपेक प्लस और आईईए के बारे में बता दूं, 3 संस्थाएं जो कि ऑयल के की प्लेयर्स हैं। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में फॉर्मेशन हुआ था। मेंबर्स बता दूं, अल्जीरिया, इक्वाटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूएई, वेनेजुएला। याद रखिएगा। अच्छा, अंगोला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर जो है वो फॉर्मल मेंबर्स थे, मतलब कि पहले थे लेकिन अब नहीं है। कौन कौन से, अंगोला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, ये सब। ओपेक प्लस की बात करें तो 2016 लेट में बना था। इसमें नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आईईए की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फॉर्मेशन 1974 में हुआ था, 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। 31 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें कि यूएस, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा 3 संस्थाओं के बारे में। यहाँ पे देखो लिख दिया है मैंने, यहाँ पे इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। थोड़ा सा मैं 12 तारीख के एनालिसिस पे भी फोकस कर लूँ। एक न्यूज़ तो मैंने आपको बताई दी है, उस दिन फ्रांस की विमेन के ऊपर आया था कि डिप्लोमेसी के ऊपर फ्रांस ने क्या इंपैक्ट छोड़ा है विमेन में। तो विमेन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको पता ही होगी फ्रांस के बारे में, जो मैंने आपको बताई थी कि फ्रांस पहली कंट्री बन गई है जिसने कि एबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट मान लिया है और कहा कि भैया 100% उनकी वो है। 2 महिलाओं के बारे में आया था, एक है सिमोन डी बूवे, ये इनके बारे में याद रखिएगा। एंड इट इज़ उनका फाउंडेशनल वर्क है द सेकंड सेक्स विच इज़ अ वर्क फॉर द प्रो चॉइस एडवोकेसी। याद रखिएगा, सिमोन डे बूवे है ना। एंड ये फिलोसॉफिकल रूट्स हैं इस एक्ट के लिए। इसके अलावा एक और नाम है सिमोन वील, चैम्पियन फॉर द वुमेन्स राइट रही हैं, ऑशविट्ज सर्वाइवर रही हैं, पॉलिटिकल लीडर रही हैं सिमोन वील, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। एंड इसके अलावा याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमोन वील एंड सिमोन डी बूवे, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा इंडिया ने टेस्ट फायर किया अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए। एंड इन्होंने दिव्यास्त्र मिशन के अंतर्गत इसको टेस्ट किया है, मिशन दिव्यास्त्र। याद रखिएगा, डीआरडीओ, ऑब्वियसली बात है अग्नि का फाउंडेशन तो डीआरडीओ ने ही किया है, तो मिशन दिव्यास्त्र याद रखिएगा। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया टेस्ट अंडर मिशन दिव्यास्त्र, शोकेसिंग द सक्सेस ऑफ MIRV टेक्नोलॉजी। अब ये दिव्यास्त्र के अंतर्गत MIRV टेक्नोलॉजी क्या है भाई, तो MIRV है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। MIRV में होता क्या है मैं आपको बता दूं, MIRV में मल्टीपल एंट्री हो सकती है ना। सिंगल मिसाइल जो है वो मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है, उसमें जाती है, कैरी करके ले जाएगी, छोड़ेगी, फिर री एंट्री करेगी, फिर जाके छोड़ेगी, फिर री एंट्री करेगी, है ना। तो मल्टीपल री एंट्री टारगेटेबल
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्नोलॉजी अगर आपसे कोई पूछे, DRDO याद रखना, मिशन दिव्यास्त्र याद रखना, और MIRV का मतलब याद रखना कि ये सिंगल जो मिसाइल है वो मल्टीपल वॉरहेड्स को जा करके छोड़ सकती है। इसको अभी टेस्ट किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में, है ना। एंड याद रखिएगा इंडिया में जो आपका न्यूक्लियर ट्रायड अचीव हो चुका है। ट्रायड मतलब कि आप एयर वाटर लैंड कहीं से भी छोड़ सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। इसके अलावा हमारे यहाँ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, हम मिनिमम डिटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे काम करते हैं, है ना, मतलब मिनिमम डर होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक वी देम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आती है, ये याद रखिएगा, वी देम इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है ये डेमोक्रेसी के ऊपर है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो डेमोक्रेसी वो अपने डिक्लाइन पे है। पहले हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी थे, हम पहले डाउनग्रेड हुए थे तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बने थे, अब हमको फिर से डाउनग्रेड करके वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेटाइजर्स घोषित कर दिया गया है। तो चलो ये इनके फालतू की रेटिंग पे हम विश्वास नहीं रखते, कहने दो इनको जो कहना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अल्कोहल एडिक्शन थ्रेटन्स ट्राइबल विलेज इन कर्नाटका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में एक मकूटा नाम का गांव है, देखो न्यूज़ में था, मकूटा नाम का गांव था, वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में कर्नाटका में है, और यहाँ पे फानी येरावा ट्राइब रहती है, फानी येरावा ट्राइब, है ना। और द विलेज इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंस फॉरेस्ट रीजन एज वेल, है ना। ऑब्वियस बात है, जो पूरा वेस्टर्न घाट का रीजन है वही यूनेस्को के हेरिटेज में आता है ना। और आपको याद रखना कि ये मकूटा विलेज है, फानी येरावा ट्राइब है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जहाँ पे जो अल्कोहल एडिक्शन है काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये न्यूज़ में था और इसको आपको याद रखना है। एडिटोरियल जो था वो ये था कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से असर कर रही है पूरी पावर को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो फंड्स हैं वो कैसे कम करती जा रही है। तो पहले 42% हुआ करता था, फिर इफेक्टिवली वो 41% हो गया जो 15th फाइनेंस कमीशन दी, अब 16th फाइनेंस कमीशन है, अब वो आई है, अब देखते हैं किस तरीके से चेंज होगा। ऑथर ने ये कहा है कि हाँ जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो एक क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया। इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया जो है वो क्या बोलता है कि भाई जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वहाँ से कितना डिस्टेंस है उसके बेसिस पे आपको फंड्स दिए जाएंगे। तो ऑथर का ये कहना है कि भाई जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके लिए तो नुकसान हो गया ना, इनकम डिस्टेंस उनका 0 हो गया, है ना। एक तो वो प्रोड्यूस भी अच्छा खासा कर रही है बट इसके बेसिस पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और जो लोअर स्टेट्स हैं उनको और दिया जा रहा है। तो ऑथर ने कहा कि इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया तो एक तरीके से मतलब पीछे खींच रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स को, क्योंकि सदर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उनमें ग्रोथ भी ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी कम ग्रो की है। तो ये ऑथर ने ये भी कहा कि भैया पॉपुलेशन में भी उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया तो भी उसको उनके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया भी उनके अगेंस्ट जा रहा है ना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ पाई, बिहार यूपी की बहुत बढ़ गई, तो आप बिहार यूपी को ज्यादा दोगे, और इनकम डिस्टेंस भी बिहार यूपी का ज्यादा है तो वहां पे और ज्यादा दोगे। तो ये सारी चीजें जो ऑथर ने हाईलाइट की इस आर्टिकल में, और कहा कि सदर्न स्टेट्स जो हैं उनको नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ओवरऑल एडिटोरियल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।